चलिए कहाँ तक पहुँच गए थे हम लोग कल की क्लास में? उम्मीद है सभी बच्चों ने क्लास जो है वो अच्छे से देखी होगी और सारा कुछ अपनी कॉपी में भी लिख लिया होगा। ठीक है, लिखते समय आपको हमारी बातें दिमाग में घूमती रहनी चाहिए कि हमने क्या बताया था, है ना, कान के बारे में, ईयर के वर्किंग, ईयर के स्ट्रक्चर, वो सब जब भी आप लिख रहे थे तो आपको हमारी बातें जो हैं वो दिमाग में रखनी चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग ऑसिलेटरी मोशन पढ़ रहे थे या ऑसिलेशन पढ़ रहे थे, है ना। ऑसिलेशन, आगे पीछे होना बार बार, ठीक है, बार बार आगे पीछे होना। और इसमें हम लोगों ने इसके एग्जाम्पल्स को देखा था। किसी भी चीज़ को आप ऐसे ऐसे करेंगे तो वो ऑसिलेशन करने लगेगी, वाइब्रेशन करने लगेगी। वाइब्रेशन का ही दूसरा नाम ऑसिलेशन होता है। हम लोगों को जो ऑसिलेशन पढ़ना है वो बहुत ही सिंपल ऑसिलेशन पढ़ना है, पेंडुलम से। किसकी मदद से? पेंडुलम की मदद से। पेंडुलम क्या होता है? एक धागे से कुछ भी आप बांध दीजिए तो वो पेंडुलम बन जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये है अपना पेंडुलम, जिसको कि मैंने थोड़ा सा इधर करके छोड़ दिया है और ये ऐसे नीचे से होकर यहाँ तक जाएगा मैक्सिमम, उसके बाद ये पलटी मारेगा, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, ऐसे बार बार आगे पीछे होगा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि साहब पेंडुलम जो है वो ऑसिलेट कर रहा है। क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है। ऑसिलेशन में कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं जिनको हमें उजागर करना है, बाहर आपको निकाल के समझाना है। इस मोशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें, जिसमें पहली चीज होती है एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है बच्चों। और ये हम लोगों ने कल पढ़ लिया था कि एम्पलीट्यूड किसे बोलते हैं। क्या आंसर है? एम्पलीट्यूड जो होता है, जब कोई चीज ऑसिलेट करती है तो आप ये बताइए कि जो मीन पोजीशन है, बीच वाली पोजीशन है, वहां से मैक्सिमम कितना आगे और मैक्सिमम कितना पीछे जा रहा है। जितना भी वो मैक्सिमम जाता है, जितना उसका डिस्प्लेसमेंट होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। कितना आगे तक जा रहा है, कितना पीछे तक जा रहा है, कितना मैक्सिमम आगे जा रहा है, इसी को क्या बोलते हैं हम? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल ए से, ठीक है, और नापते किसमें हैं हम? मीटर में नापते हैं कि साहब ये तो 1 मीटर आगे जा रहा है और 1 मीटर पीछे जा रहा है, तो काफ़ी बड़े बड़े ऑसिलेशन हो जाएंगे ना, 1 मीटर के। कह रहे ये तो ऑसिलेशन हो रहा है, बार बार आगे पीछे जा रहा है ना, ये 5 सेंटीमीटर इधर और 5 सेंटीमीटर इधर जा रहा है, यानी इस ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर है। ये मीन पोजीशन बीच से 5 इधर जा रहा है और 5 इधर जा रहा है, तो मैक्सिमम कितना दूर जा रहा है, ठीक है। तो ये इसकी मैक्सिमम पोजीशन है ना। तो ये कितना मैक्सिमम दूर जा रहा है, इसी को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड कैपिटल ए, ठीक है, इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ एम्पलीट्यूड। ओके बच्चों, बिल्कुल। चलिए साहब, ये इसकी मेन पोजीशन होती है, बीच वाली पोजीशन, ठीक है, ये मेन पोजीशन होती है, मेन पोजीशन, ठीक है। चलिए साहब, एम्पलीट्यूड अगर आपको समझ आ गया, जो कि आना ही चाहिए, है ना। जैसे आप झूला झूलते हैं तो कितना आगे तक चले जाते हैं ना, और कितना जितना आगे जाते हो उतना ही लमसम में पीछे भी जाते हैं, तो वो उसके एम्पलीट्यूड होते हैं। मैक्सिमम कितना कोई चीज़ आगे जा रही है, उसके बाद फिर पलटने लगती है, पीछे आने लगती है, तो उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है साहब, चलिए, तो पहली चीज हम लोगों ने कर ली, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। अगली चीज हमको पढ़नी है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। क्या? टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ध्यान दीजिए बच्चों, हम लोग साउंड के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे चलता है, प्रोपेगेट करता है, और कान के अंदर कैसे जाता है, कहाँ कहाँ से होके गुजरता है, फिर ब्रेन तक पहुँचता है।
वो सब हम पढ़ चुके हैं। अब वाइब्रेशन को पढ़ रहे हैं, ऑसिलेशन को पढ़ रहे हैं। तो ऐसे मोशन को वाइब्रेशन या ऑसिलेशन कहते हैं। इसमें कुछ कुछ चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। व्हाट इज द एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम कितना आगे जा रहा है, इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ठीक है। दूसरा है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। क्या चीज? टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। नाम से तो पता चल रहा है कि ये टाइम है। टाइम पीरियड यानी टाइम, किस चीज का टाइम? बच्चों मान लीजिए हमने जो बॉब है पेंडुलम का, वो बॉब थोड़ा सा साइड से किया, इस पोजीशन से हटा के यहाँ किया और छोड़ दिया, तो बॉब किधर जाएगा? इधर जाएगा। फिर उसके बाद पलटी मार के इधर आएगा और पूरा एक कंप्लीट चक्कर लगा लेगा। उसके बाद फिर आगे फिर पीछे 2 चक्कर हो गए, फिर आगे फिर पीछे 3 चक्कर हो गए, फिर आगे फिर पीछे 4 चक्कर हो गए। टाइम पीरियड क्या होता है कि एक चक्कर लगाने में कितना टाइम ले रहा है। जो भी ऑसिलेशन हो रहा है, चाहे ये मार्कर ऑसिलेट कर रहा हो, चाहे ये पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा हो, या कोई और चीज आगे पीछे बार बार ऑसिलेट कर रही हो, वाइब्रेट कर रही हो, तो एक बार वाइब्रेट करने में, एक बार ऑसिलेट करने में कितना टाइम लग जाता है, उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं। यानी एक बार आगे और एक बार पीछे आने में कितना टाइम ले रहा है, उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। यानी टाइम टेकन बाय पेंडुलम to complete one oscillation is called time period। एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, उसको हम टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बोलते हैं। समझ रहे हो ना? बहुत आसान है। ठीक है। ये आगे गया पीछे गया, आप झूला झूलते हैं तो कोई इंसान आपको पीछे करता है और उसके बाद छोड़ देता है, तो आप आगे जाते हैं और फिर पीछे आते हैं, पूरा एक कंप्लीट हो गया, फिर आगे जाते हैं, फिर पीछे जाते हैं, तो 2 कंप्लीट हो गए। तो एक बार आगे पीछे होने में कितना टाइम लिया, एक कंप्लीट ऑसिलेशन में कितना टाइम लिया, उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं। ठीक है। यहां से गिनना स्टार्ट कीजिए। यहीं से तो आप छोड़ेंगे, यहां छोड़ेंगे तो आगे पीछे जाएगा ही नहीं। मीन पोजीशन पे जैसे ये मार्कर है, यहाँ पे है, कुछ हो रहा है ना, जब आप यहां से छोड़ेंगे तभी तो ये आगे पीछे जाएगा ना। बिल्कुल। तो यहाँ से आप काउंट करिए, अपनी घड़ी से देखिए कि आगे गए, आप पीछे आया कि साहब 2 सेकेंड ले लिए, या जितना भी सेकेंड लिया, जितना भी उसने टाइम लिया, उसको क्या बोलेंगे हम? टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है। तो क्या लिखेंगे आप? द टाइम टेकन बाय पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ठीक है। टाइम पीरियड इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी। टाइम पीरियड को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि वो टाइम पीरियड है, इसलिए कैपिटल टी से। एंड मेजर्ड इन सेकेंड, किससे नापेंगे हम उसे? सेकेंड में नापेंगे। साहब टाइम को सेकेंड में ही नापते हैं, सबको पता है ना? कि ये जो बॉब है ये आगे गया पीछे गया, हमने देख लिया कि ये 3 सेकेंड इसने ले लिए, आगे और पीछे आने में 3 सेकेंड ले लिए। यानी इस ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड है, सॉरी, वो 3 सेकेंड है। ठीक है। चलिए, तो ये 2 बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम कितना आगे और कितना पीछे जा रहा है। एम्पलीट्यूड मीन पोजीशन से मेजर किया जाता है, कितना आगे और कितना पीछे जा रहा है। ठीक है। मीटर में नापा जाता है, क्योंकि ये डिस्टेंस है, इसलिए मीटर में नापते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम टेकन बाय ए बॉडी टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। आगे और पीछे आने में टोटल टाइम कितना ले रहा है, उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं। एक कंप्लीट ऑसिलेशन करना है, ऐसा नहीं कि आपने केवल यहां से यहां तक का टाइम देख लिया ना, पीछे भी आना है। तो आगे से पीछे आने में कुल मिलाकर टोटल टाइम कितना लग रहा है, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। ठीक है। टी से रिप्रेजेंट करते हैं और नापते किस में है? सेकेंड में नापते हैं। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। चलिए साहब, बहुत अच्छी बात है, ये दोनों चीज़ें हमने सीख ली ऑसिलेशन से रिलेटेड। अब तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमको सीखनी है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन तीसरी और सबसे
मज़ेदार और सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपसे हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, वो क्या? डिफाइन फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कोई चीज़ ऑसिलेट कर रही है, उसका एम्पलीट्यूड आपने देख लिया कि मैक्सिमम कितना आगे पीछे जा रहा है, कितना टाइम ले रहा है एक कंप्लीट होने में, उसको टाइम पीरियड बोल देते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? पहले इतना एब्जॉर्ब कीजिए, इतना डाइजेस्ट कीजिए, उसके बाद हम आपको फ्रीक्वेंसी के बारे में भी बताते हैं। ठीक है, देखिए जरा फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि कोई भी चीज़ ऑसिलेट कर रही है ना, टक 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 टक, ऐसे आगे पीछे पीछे, कोई थोड़ी जल्दी जल्दी कर रही होगी, कोई धीरे धीरे कर रही होगी। फ्रीक्वेंसी होती है 1 सेकेंड में, ध्यान से सुना, 1 सेकेंड में कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं। सिंपल, खत्म, यही डेफिनेशन है। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितने ऑसिलेशंस हो रहे हैं, ये उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है ऑसिलेशन की। ठीक है, जैसे कोई ऐसे बहुत जल्दी कर रहा है, बहुत तेजी से ऑसिलेट कर रहा है, आगे पीछे हो रहा है, तो किसी ने बता दिया साहब ये 1 सेकेंड में 3 बार आगे पीछे हो जाता है। 1 सेकेंड में 3 ऑसिलेशन कंप्लीट कर लेता है, आगे पीछे 1 2 3, 1 सेकेंड में 3 ऑसिलेशन कर लेता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 3। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड या यूनिट टाइम। 1 सेकेंड बोलिए, ज़्यादा अच्छा लगेगा, अभी छोटे क्लास है आपके। ठीक है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। समझ रहे हैं ना? बिल्कुल। साउंड पूरा समझने के लिए आपको ये ऑसिलेशन भी समझना आना चाहिए कि कोई चीज़ वाइब्रेट कर रही है तो उस वाइब्रेशन में छुपी हुई 3 बड़ी चीज़ें, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन या वाइब्रेशन, एंड देन फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन या वाइब्रेशन। ये 3 चीज़ें आपको पता होना चाहिए, तब जाके आप इस साउंड को बहुत बेहतर तरीके से आगे पढ़ पाएंगे। ठीक है, अभी जो आप साउंड पढ़े हैं ये बहुत बेसिक है। धीरे धीरे आप जब बड़े होंगे तो 11th क्लास में भी आप साउंड पढ़ेंगे, फिजिक्स में ही पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको बहुत सारी बातें बताई जाएंगी। ओके, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड is called frequency of oscillation। ठीक है, 1 सेकेंड में कितने ऑसिलेशंस हो रहे हैं, 1 सेकेंड में कितनी बार आगे पीछे वो हो जा रहा है, ये उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ठीक है साहब, चलिए बच्चों, फ्रीक्वेंसी को जो रिप्रेजेंट करते हैं, आपको ऐसा लग रहा होगा कि F से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे एम्पलीट्यूड को A से किया, टाइम को T से किया। फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हाँ आप F बना सकते हैं, फ्रीक्वेंसी बराबर, लेकिन F नहीं बनाते। ठीक है, अभी आप छोटी क्लास है तो आप फ्रीक्वेंसी को F से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक ग्रीक लेटर यूज किया जाता है। जैसे अपना इंग्लिश का अल्फ़ाबेट यूज नहीं किया जाता, बहुत सारी लैंग्वेज होती हैं, ऐसे ही एक ग्रीक लैंग्वेज है, उसका लेटर यूज किया जाता है, जिसको बोलते हैं न्यू। क्या बोलते हैं? न्यू। ये उसका प्रोनाउंसिएशन है, NEU, न्यू। क्या बोलते हैं इसको? न्यू। क्या बोलते हैं? न्यू। ये रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी को। F से भी आप कर सकते हैं। अभी अगर आपको ये बनाने में तकलीफ हो रही हो कि ये अच्छे से नहीं हम बना पाएंगे, तो आप F बना दीजिए फ्रीक्वेंसी के लिए। छोटे हैं, माफ़ कर दिया जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप प्रॉपरली उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसका सिंबल है न्यू। ठीक है, आप देख लीजिए कैसे बनता है न्यू। ठीक है, आप जूम करके भी देख सकते हैं अपनी स्क्रीन को। ठीक है, ये अपना V जैसा है, जैसे अपना V ऐसे बनता है, कुछ लोग ऐसे भी बना देते हैं, तो थोड़ा सा स्टाइल में बनाना है। ठीक है, ये न्यू हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाई नॉट F, न्यू। इसे रिप्रेजेंट की जाती है, न्यू से रिप्रेजेंट की जाती है। और मेजर किस में की जाती है? मेजर करने के लिए यूनिट क्या होती है इसकी?
हर्ट्ज। क्या यूनिट होती है? हर्ट्ज। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हेनरिच हर्ट्ज, उनके नाम से हर्ट्ज। ठीक है, जैसे न्यूटन भी एक साइंटिस्ट का ही नाम है, तो हम लोगों ने फोर्स को न्यूटन में मेजर किया था, ऐसे ही फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में मेजर करेंगे। ये इसका पूरा नाम है हर्ट्ज, और हम लोग शॉर्ट में HZ बनाया करेंगे, हर्ट्ज, HZ। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं आपको थोड़ा सा सरल बनाने के लिए इस चीज़ को। मान लें कि एक मच्छर है और मच्छर अपने पंखों को फड़फड़ाता है। हर पक्षी फड़फड़ाता है, मच्छर को पक्षी ना बोले तो अच्छा है, इंसेक्ट बोले। और ये माने कि ऐसा किसी ने लिख दिया है, उसका क्या मतलब है? ऐसे लिखा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन न्यू बराबर 50 हर्ट्ज। इसका मतलब क्या है? किसी भी ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी अगर 50 हर्ट्ज है तो इसका मतलब क्या है? एक सेकेंड में 50 बार ऑसिलेट कर रहा है कोई चीज़। एक सेकेंड में कितने ऑसिलेट कर ले रहा है? 50 ऑसिलेशन पूरे कंप्लीट कर ले रहा है। बहुत तेज हो जाएगा, हम लोग तो शायद कर भी नहीं सकते, कितना भी तेज करेंगे 50 बार नहीं कर पाएंगे। एक सेकेंड खिंच बहुत जल्दी हो जाता है ना, 2 से 3 बार से ज़्यादा नहीं कर पाते हैं एक सेकेंड में, क्योंकि अपना तो एक लिमिट है, हम लोग तो ह्यूमंस हैं, मशीन तो है नहीं। अच्छा, मच्छर जो होता है वो अपने पंखों को एक सेकेंड में बहुत बार ऊपर नीचे कर लेता है, बहुत तेजी से ऊपर नीचे करता है, देख भी नहीं पाएंगे आप। तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है बहुत ज़्यादा होती है ना, 30 हर्ट्ज, 40 हर्ट्ज ऐसी होती है। जैसे और दूसरे पक्षी हैं, जैसे कौवा है या कोई और है, वो उतना जल्दी नहीं करते, वो धीरे धीरे करते हैं। लेकिन मच्छर ऐसा नहीं है, बहुत तेजी से ऊपर नीचे करता है। ठीक है, अगर कहीं लिखा है, इन शॉर्ट समझना क्या है इस सबसे, अगर कहीं लिखा है कि फ्रीक्वेंसी बराबर 30 हर्ट्ज, तो इसका मतलब है कि एक सेकेंड में 30 ऑसिलेशन कंप्लीट हो जा रहे हैं किसी भी चीज के, जो चीज ऑसिलेट कर रही है उसके। एक सेकेंड में 30 ऑसिलेशन हो जा रहे हैं। ठीक है, कहीं लिखा है फ्रीक्वेंसी बराबर 100 हर्ट्ज। 100 हर्ट्ज का मतलब बहुत जल्दी हो रहा होगा, एक सेकेंड में 100 कंप्लीट ऑसिलेशन हो रहे हैं। 100 बार आगे पीछे होना बहुत मुश्किल होता है, तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 100 हर्ट्ज। कहीं लिखा है फ्रीक्वेंसी बराबर 2 हर्ट्ज, मतलब एक सेकेंड में 2 बार आगे पीछे हो पा रहा है। तो ये ऑसिलेशन को समझने का एक तरीका है। अगर फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज है तो अपने आप ही आपके दिमाग में आ गया कि अरे 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 ये जो ऑसिलेशन है वो स्लो ऑसिलेशन है, एक सेकेंड में 2 ही बार हो पा रहा है। जैसे मैं पेन को आगे पीछे कर रहा हूँ, मार्कर को, ये लगभग एक सेकेंड में 2 बार हो जा रहा होगा, है ना, 1 2 1 2 1 2 ऐसे करके, है ना। अगर फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज लिखा है तो एक सेकेंड में 100 बार, ये तो शायद मैं कर भी ना पाऊँ इतना तेज। तो फ्रीक्वेंसी से आपको कुछ तो समझ आता है, ऑसिलेशन की रफ्तार समझ में आती है कि ऑसिलेशन धीरे धीरे हो रहा है या जल्दी जल्दी हो रहा है, ये चीज फ्रीक्वेंसी बताती है। ठीक है, तो ऑसिलेशन को समझने के 3 बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर। पहला एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड बताता है कि ऑसिलेशन कितना बड़ा है, छोटा ऑसिलेशन हो रहा है या बड़ा ऑसिलेशन हो रहा है, उसके एम्पलीट्यूड। ये उसकी मीन पोजीशन है, बीच वाली पोजीशन, कितना आगे और पीछे जा रहा है, देख रहे हो, यहां तक जा रहा, यहां तक जा रहा, ये एम्पलीट्यूड है। ठीक है, स्मॉल एम्पलीट्यूड्स, है ना, स्मॉल एम्पलीट्यूड्स। तो एम्पलीट्यूड ऑसिलेशन कितना बड़ा है ये बताता है, फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन कितना तेज हो रहा है इस बात को बताती है। ठीक है, चलिए अब हम फिर से तीनों को एक बार रिवाइज कर लें, उसके बाद हम आगे बढ़े तो ज़्यादा बेहतर होगा। पहला एम्पलीट्यूड, आप सब जानते हैं एम्पलीट्यूड क्या होता है, मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। ऑसिलेशन तो आपको पता ही है, आगे पीछे होना,
तो मैक्सिमम कितना आगे और कितना पीछे हो रहा है उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। दूसरा टाइम पीरियड, कि एक चक्कर लगाने में कितना समय ले रहा है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। हो सकता है 1 सेकेंड में 1 चक्कर लग रहा हो सकता है 4-5 सेकेंड ले रहा हो, धीरे धीरे आगे जाएगा, धीरे धीरे पीछे आएगा, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये उसका टाइम पीरियड कहलाता है कैपिटल टी। फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितने ऑसिलेशन हो जा रहे हैं, ये उसकी फ्रीक्वेंसी बताता है। फ्रीक्वेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू एंड इट इज मेजर्ड इन हर्ट्ज, HZ। ठीक है, चलिए एक दो सवाल लगा लें, उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। इस चैप्टर में कुछ 1-2 बातें और बची हैं, फिर इस चैप्टर को हम लोग क्लोज करेंगे। साउंड एक अलग ही चीज़ है, वाइब्रेशन के कारण साउंड प्रोड्यूस होता है, वो हमने पहले ही पढ़ लिया। अब ऑसिलेशन या वाइब्रेशन को पढ़ रहे हैं। किसी ऑसिलेशन को समझने के लिए ये 3 चीज़ें तो पता होनी चाहिए आपको। एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन कितना बड़ा हो रहा है, टाइम पीरियड कितना टाइम ले रहा है ऑसिलेट करने में, एक बार चक्कर लगाने में, एंड देन फ्रीक्वेंसी 1 सेकेंड में कितनी बार आगे पीछे हो रहा है, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चलिए मान लीजिए कहीं लिखा है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, उसके बाद उसका आंसर आप कुछ सोचिएगा। ए पेंडुलम मेक्स let us suppose 100 oscillations in 5 seconds। ठीक है, इतना सवाल दिया गया है। आप इसको कॉपी में भी लिख सकते हैं, मैं बहुत छोटा छोटा लिख रहा हूं और अधूरा लिख रहा हूं क्योंकि आवाज के साथ साथ लिखना है मुझे। ए पेंडुलम मेक्स 100 मेन चीज ऑसिलेशन इन 5 सेकेंड। एक पेंडुलम, सवाल समझिए, उसका जवाब अभी मत ढूंढिए, अभी तो आपको पता ही नहीं कि निकालना क्या है। ए पेंडुलम मेक्स 100 ऑसिलेशन इन 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में 100 ऑसिलेशन हो जा रहे हैं साहब, एक पेंडुलम के। छोड़ा, आगे पीछे हो रहा है, किसी ने देख लिया कि 5 सेकेंड में 100 बार आगे पीछे हो रहा है, तो किसी ने पूछ लिया फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। कभी भी आप फार्मूले के हिसाब से ना चलें। फार्मूला अभी हम आपको बता देंगे कि फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने के लिए क्या यूज करना है, ठीक है, लेकिन आप कॉमन सेंस के हिसाब से चलें। आपका अपना खुद का दिमाग है, फार्मूला किसी दूसरे ने अपने दिमाग से बनाया है, आप उसको कॉपी ना कीजिए। आप फोकस कीजिए कि फ्रीक्वेंसी क्या चीज होती है, दिमाग में उसकी डेफिनेशन को दोहराइए। फ्रीक्वेंसी होती है 1 सेकेंड में नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, 1 सेकेंड में कितने चक्कर लगे, उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जवाब आपके सामने है। अगर 5 सेकेंड में 100 ऑसिलेशन हो रहे हैं तो 1 सेकेंड में कितने ऑसिलेशन, यही आंसर है। क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 सेकेंड में कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं। अगर 5 सेकेंड में 100 हो रहे हैं तो 1 सेकेंड में कितने हो रहे हैं, आप यूनिटरी मेथड लगाएंगे। 5 सेकेंड में हो रहे हैं 100, देयरफॉर 1 सेकेंड में होंगे 100/5 20। कितने ऑसिलेशन होंगे 1 सेकेंड में, 20 ऑसिलेशन होंगे, ठीक है। दैट्स वाई फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 20 हर्ट्ज। दिस इज द आंसर। खत्म, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। सवाल समझें, पूछा क्या गया है, उसकी डेफिनेशन को दोहराएं, जवाब आपके सामने होगा, ठीक है, बिल्कुल। एक और सवाल देख लेते हैं, अपने आप सोचने का प्रयास करना। मैं इसी में चेंज कर दूंगा पेंडुलम को ही और टाइम को चेंज कर दूंगा। मान लें ए पेंडुलम मेक्स
20 ऑसिलेशन, ओनली 20 ऑसिलेशन इन 4 सेकेंड्स। कितने सेकेंड में? 4 सेकेंड में 20 बार आगे पीछे हो रहा है एक पेंडुलम। हिंदी समझ में आनी चाहिए कि लिखा क्या है, वो अंदर तक वो चीज़ जानी चाहिए। 4 सेकेंड में 20 बार हो रहा है। फाइंड द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी निकालिए। कि साहब फ्रीक्वेंसी पूछ ली है और आप दिमाग लगाने लगे कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है, कैसे लगाएंगे, कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं, फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या है आप उसको दोहराइए। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। यहां तो ये दिया है कि 4 सेकेंड में 20 हो रहे हैं, तो 1 सेकेंड में कितने होंगे, कैसे निकालेंगे? यूनिटरी मेथड। 4 सेकेंड में हो रहे हैं 20 ऑसिलेशन, देयरफॉर 1 सेकेंड में होंगे 20/4, 5 ऑसिलेशंस। 1 सेकेंड में 5 ऑसिलेशन हो जाएंगे, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। ठीक है, दैट्स वाई फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 5 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 हर्ट्ज हो जाएगी। समझ गए ना? बिल्कुल, बहुत आसान है, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। इस प्रकार हम लोग सवाल निकालेंगे यूनिटरी मेथड का यूज करते हुए। बस ध्यान दें कि आपको सवाल समझ आना चाहिए कि दिया क्या गया है। कि अच्छा 4 सेकेंड में 20 बार आगे पीछे हो रहा है, तो 1 सेकेंड का निकालना है कि 1 सेकेंड में कितनी बार होगा, निकल आए। साफ फ्रीक्वेंसी जो है उसकी 5 हर्ट्ज है, 1 सेकेंड में 5 बार आगे पीछे हो रहा है। समझ आ रहा है ना? बिल्कुल। चलिए अगर आपसे टाइम पीरियड पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे? टाइम पीरियड के सवाल ऐसे आते हैं। ऐसे ही एक सवाल दे देते हैं हम, ए पेंडुलम मेक्स कुछ भी ले लो, सपोज 50 ऑसिलेशंस इन 10 सेकेंड। फाइंड कैपिटल टी, है ना? कैपिटल टी भी पूछ सकते हैं। टाइम पीरियड कुछ नहीं है, समझिए कि हो क्या रहा है। 10 सेकेंड में 50 ऑसिलेशन हो रहे हैं। एक पेंडुलम आगे पीछे होता है और तो उसका कोई काम ही नहीं है। 10 सेकेंड बहुत होता है। 10 सेकेंड आप घड़ी देखिए, ये जो पतली वाली सुई है वो सेकेंड की होती है। वो 10 सेकेंड में 50 बार, 1 2 3 4 5 6, 10 सेकेंड में 50 बार आगे पीछे हो जा रहा है। ये पेंडुलम मेक्स 50 ऑसिलेशंस इन 10 सेकेंड। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। अब टाइम पीरियड को दोहराइए दिमाग में। अभी तक फ्रीक्वेंसी पूछते थे, अब टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? एक ऑसिलेशन करने में कितना समय लगा, भूल गए थे आप? फ्रीक्वेंसी होता है 1 सेकेंड में कितने ऑसिलेशन हो गए हैं। टाइम पीरियड होता है एक ऑसिलेशन करने में कितना समय लग रहा है। अब आप यहां पे समझिए कि 50 ऑसिलेशन करने में 10 सेकेंड लग रहे हैं। 50 ऑसिलेशन करने में 10 सेकेंड लग रहे हैं, तो एक ऑसिलेशन करने में कितना लगेगा? यूनिटरी मेथड, कुछ नहीं है। सिंस 50 ऑसिलेशंस टेक्स 10 सेकेंड, देयरफॉर 1 ऑसिलेशन टेक 10/50। ये कट जाएगा 0.2 सेकेंड। कितना सेकेंड? 0.2 सेकेंड। तो टाइम पीरियड हो जाएगा 0.2 सेकेंड। क्योंकि साहब टाइम पीरियड की जो डेफिनेशन होती है ना, आपको वो समझ आ गई है, उसके बाद सवाल निकालना आपके लिए कठिन नहीं है। डेफिनेशन जो है वो ये है कि एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने में कितना टाइम लग जाता है। 50 बार करने में तो 10 सेकेंड लग जाते हैं। 50 ऑसिलेशन करने में तो 10 सेकेंड लग जाते हैं, तो एक ऑसिलेशन करने में इतना टाइम लग जाता है। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 0.2 सेकेंड। ठीक है, बिल्कुल समझ लीजिए आप इसको। ऐसे इस प्रकार से हम लोग सवाल लगाएंगे यूनिटरी मेथड का यूज करते हुए। अगर हमको सवाल समझ आता है और डेफिनेशन याद है, उसको दिमाग में दोहराएं, तो आपको सवाल अपने आप समझ आ जाएगा। अब फॉर्मूला आप देख लीजिए, अगर हम फॉर्मूला देखना चाहें तो
फ्रीक्वेंसी अगर आपको पता है और टाइम पीरियड निकालना है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। पहले मेरी बात ध्यान से सुनिए। अभी हम लोगों ने यूनिटरी मेथड से फ्रीक्वेंसी निकालना सीखा, उसके बाद टाइम पीरियड निकालना सीखा। हम अगर चाहते तो एक ही बार यूनिटरी मेथड लगाना पड़ेगा, चाहे आप फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए पहले, चाहे आप टाइम पीरियड निकाल लीजिए, दूसरी चीज़ अपने आप निकल आएगी। मान लीजिए आपको फ्रीक्वेंसी पता है और टाइम पीरियड बताना है तो आप तुरंत बता सकते हैं। ठीक है, क्या फॉर्मूला है? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/T। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/T। अगर आपको टाइम पीरियड पता है तो फ्रीक्वेंसी तुरंत निकल आएगी। जैसे कि टाइम पीरियड अभी 0.2 सेकेंड था तो फ्रीक्वेंसी होगी 0.2 रख दीजिए टाइम पीरियड की जगह, 1/टाइम। तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ाइए, 5 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 5 हर्ट्ज। यानी अगर आपको टाइम पीरियड पता है तो आप फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। अगर आप इसको यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप यूनिटरी मेथड से तो सब कुछ निकाल सकते हैं। हमने टाइम पीरियड भी निकाला, हमने फ्रीक्वेंसी भी निकाला। ठीक है, तो बहुत बार टाइम पीरियड दिया जाता है कि टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन इज इतना, फाइंड फ्रीक्वेंसी। तो आप डायरेक्ट रखिए, क्यों इतना इधर उधर जाएंगे। इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो t इज इक्वल टू 1/न्यू हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी अगर पता होगी तो आप टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। यहाँ आप फ्रीक्वेंसी रखेंगे तो टाइम पीरियड आ जाएगा ऑसिलेशन का। तो ये 2 फॉर्मूले हैं, एक ही फॉर्मूला है, वो आगे पीछे होता है। टी ऊपर ले जाओगे तो न्यू नीचे आ जाएगा। चलिए साहब, तो ये कल की क्लास और आज की क्लास में हम लोगों ने ऑसिलेशन को कंप्लीट कर लिया है। ऑसिलेशन में हमने एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन को समझा, केवल डेफिनेशन को। टाइम पीरियड, एक ऑसिलेशन करने में कितना टाइम लगता है। फ्रीक्वेंसी, 1 सेकेंड में कितनी बार आगे पीछे हो रहा है, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फिर हमने 1-2 बार सवाल भी उसके देखे। जितने भी सवाल लगवाए हैं सारे सवाल आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। ठीक है, लैंग्वेज एक ही रहेगी। ए पेंडुलम मेक्स इतने ऑसिलेशंस इन इतने टाइम, फाइंड द फ्रीक्वेंसी, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, सेम लैंग्वेज रहेगी। आप सारे सवालों को इसमें कॉपी में अपने नोट करेंगे क्योंकि वो ज़रूरी है। और अपने आप भी समझिए, जो भी हमने समझाया है, जिस तरीके से सवालों को सॉल्व करना है यूनिटरी मेथड का यूज करते हुए, उसको समझिए, बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात। कभी कभी एक डायग्राम देख के बच्चे परेशान रहते हैं और वो डायग्राम होता है वेव का। वेव को देख के बच्चे परेशान रहते हैं। मैं इसके बारे में केवल 1 सेकंड 2 सेकंड बात करूंगा, ज़्यादा नहीं बात करूंगा, और फिर हम आपके 8th क्लास में ही लौट के आ जाएंगे दोबारा से, क्योंकि मुझे 8th क्लास ही पढ़ाना है अभी। और कुछ नहीं, बहुत आसान है सब कुछ। अभी तक आपने साउंड का प्रोडक्शन, प्रोपेगेशन और हियरिंग यानी कान के बारे में पढ़ा, उसके बाद एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ये सब पढ़ा। सब कुछ आसान है, अगर ढंग से पढ़ेंगे तो सब समझ आएगा और सब हो भी जाएगा। देखिए जरा, वेव क्या होता है। जब भी कोई चीज़ ऑसिलेट करती है, आपने देखा होगा ना, वेव ऐसा बना होता है, ऐसे ऐसे करके बना होता है। ठीक है, आपकी किताबों में भी बना होगा, जिसके यहाँ ये चैप्टर हो चुका है तो उसे तो पता ही होगा। जब भी कोई चीज़ ऑसिलेट करती है, अब ऑसिलेट करने का मतलब क्या होता है पता ही है ना, आगे पीछे या ऊपर नीचे। जब भी कोई चीज़ ऑसिलेट करती है, पेंडुलम हो गया या आप मच्छर का विंग हो गया या किसी भी चीज़ का ऑसिलेशन हो गया, जब भी कोई चीज़ ऑसिलेट करती है तो ऑसिलेशन से वेव प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ये बड़ी थोड़ी सी बड़ी बात है, ज़्यादा कुछ खास बड़ी बात नहीं है। आप लिख सकते हैं ऑसिलेशन प्रोड्यूसेस वेव। ठीक है, वेव। देखिए यहां मैं लिख दूं, ठीक है, ऑसिलेशन प्रोड्यूसेस वेव्स।
फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई एक चीज है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, वो ऊपर जा रहा है और फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है। ये उसका मीन पोजीशन है, बीच वाला पोजीशन। फिर ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, यानी कोई चीज ऑसिलेट कर रही है। ठीक है, मैक्सिमम कितना ऊपर जा रहा है आप देख सकते हैं इतना, मैक्सिमम कितना नीचे जा रहा है आप देख सकते हैं इतना। ये उसका एम्पलीट्यूड है जो कि आपको दिख रहा है, मैक्सिमम कितना ऊपर और नीचे जा रहा है। कोई चीज ऑसिलेट कर रही है, आप मान लीजिए कोई इंसेक्ट है बार बार ऊपर नीचे जा रहा है, या आप मान लीजिए मेरा मार्कर ही है ऑसिलेट कर रहा है ऊपर नीचे जा रहा है, कोई चीज ऑसिलेट कर रही है। मैं ये आपको दिखाऊंगा कि ऑसिलेशन से वेव कैसे बनती है। ठीक है, कोई चीज ऑसिलेट कर रही है ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, यहां से स्टार्ट हुआ है मान लीजिए मेन पोजीशन से। ठीक है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रही है, बहुत बढ़िया। एम्पलीट्यूड आपको दिख रहा है ना, मैक्सिमम कितना ऊपर तक जा रहा है या नीचे तक, दोनों ही तरफ। हाँ हाँ दिख रहा है। देखिए ऐसे एम्पलीट्यूड ऐसे वेव प्रोड्यूस होती है। मैं टाइम देख रहा हूं और कोई मच्छर ऊपर नीचे जा रहा है, 5 मिनट हो गए ऊपर नीचे जा रहा है, 10 मिनट हो गए अभी भी ऊपर नीचे जा रहा है, ऑसिलेट कर रहा है कोई चीज़ ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। उसका एम्पलीट्यूड आपको दिख रहा है, इतना एम्पलीट्यूड है। मीन पोजीशन से बीच से देखा जाता है कितना ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। ठीक है, ठीक ठाक उसकी फ्रिक्वेंसी भी दिख रही है ना, लगभग अभी जल्दी जल्दी जाने लगेगा वो फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी, 1 सेकंड में ज़्यादा चक्कर लगने लगेंगे, है ना। तो टाइम तो बच्चों बढ़ रहा है, टाइम रुका हुआ तो नहीं, लेकिन वो जरूर एक जगह पे रुका है। अगर हम टाइम को इधर ऐसे बनाएं इस एक्सिस पे, तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। देखो यहां से चालू हो रहा है ना, ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर, तो उसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर। देख रहे हो ना, कोई चीज ऊपर नीचे कर रही है, लेकिन अगर हम टाइम को एक एक्सिस पे ले लें तो उसका ग्राफ बनाए तो ग्राफ कैसा बनेगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। टाइम तो चल रहा है ना, टाइम तो इधर बढ़ रहा है, तो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ये देखिए आप कि ऑसिलेशन से कैसे वेव प्रोड्यूस होती है, इसको बोलते हैं वेव। और ये रहा एम्पलीट्यूड, दिस इज एम्पलीट्यूड। मीन पोजीशन ये रही सीधी लाइन, कितना ऊपर तक जा रहा है मैक्सिमम, मीन पोजीशन से कितना नीचे तक आ रहा है मैक्सिमम, इसी को एम्पलीट्यूड बोलते हैं। कितना मैक्सिमम ऊपर कितना मैक्सिमम नीचे, और ये इसके बराबर ही होगा, सीधी सी बात है, इसी से तो पैदा हुआ है, इसके बराबर ही होगा, सब बराबर है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। अगर आपको वेव डायग्राम बनाना है और उसमें एम्पलीट्यूड दिखाना है, वैसे तो ये है एम्पलीट्यूड, तो आप यहाँ पे एम्पलीट्यूड दिखा सकते हैं। ठीक है, चलिए बाकी की बातें हम लोग कल करेंगे, आज इतना काफ़ी है आज की क्लास के लिए। मैं अभी नोट्स के लिए फ़ोटो ले लूँगा क्योंकि फिर मैं भूल जाऊँगा। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। रोज़ाना पढ़ें और कोशिश करें कि जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको सीखें। मैथमेटिक्स की भी प्रैक्टिस करें। वैसे तो जनरली बच्चे तभी पढ़ते हैं जब एग्ज़ाम आता है। अगर आप रोज़ाना पढ़ेंगे मैथ को तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि मैथ प्रैक्टिस मांगता है और मैथ केवल प्रैक्टिस ही मांगता है और कुछ नहीं। रोज़ाना आप लगाइए थोड़ा थोड़ा 5-5 सवाल 10 सवाल जितना आपकी कैपेसिटी है, लेकिन कंटिन्यूटी में अगर आप रोज़ाना लगाएंगे तो मैथमेटिक्स आपका फेवरेट हो जाएगा। कितना भी आप वीक क्यों ना हो, रोज़ाना अगर 4 सवाल 5 सवाल लगाएंगे तो मैथमेटिक्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। इतना सा करना है मैथ के लिए। साइंस के लिए केवल हमारी क्लास समझनी है कि हम क्या समझा रहे हैं, उसको बस सुनना है, समझ तो अपने आप आ जाएगा। ओके, चलिए, थैंक यू।